चैप्टर नंबर 6 क्लास 11th की एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स की किताब का किसकी बात करेंगे? डाइवर्सिफिकेशन इनटू प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। क्या बात कर रही है यहाँ पे? देखिए, अगर आप डाइवर्सिफिकेशन की बात करो तो डाइवर्सिफिकेशन के दो एस्पेक्ट्स हैं। ठीक है भाई, क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं? पहला एस्पेक्ट तो ये कि आप क्रॉपिंग पैटर्न में करो बदलाव, और दूसरा एस्पेक्ट ये है कि शिफ्ट ऑफ वर्कफोर्स फ्रॉम एग्रीकल्चर टू अदर अलाइड एक्टिविटीज, लाइवस्टॉक, पोल्ट्री, फिशरीज एंड नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर में डाइवर्सिफिकेशन की बात में क्या हुआ कि या तो जो क्रॉप को उगाने का तरीका है, या तो आप उस तरीके को बदलो, उसको रेवोल्यूशनरी तरीके से बदलो। तो क्रॉप के उगाने के तरीके को आप बदलोगे तो ज़्यादा मशीनेशन हो सकता है, उसमें अलग अलग प्रकार की क्रॉप्स को पैदा करना, लेस वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स को पैदा करना। तो इस प्रकार का डाइवर्सिफिकेशन आप कर सकते हो एग्रीकल्चर में। दूसरा, एग्रीकल्चर में जो वर्कफोर्स इन्वॉल्व है उसको प्योरली एग्रीकल्चर से निकाल के आप अलाइड एक्टिविटीज, एनिमल हस्बेंड्री में लेके जाइए, फिशरीज सेक्टर, आपका लाइफ स्टॉक, पोल्ट्री वगैरह में लेके जाइए, या फिर नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर, सर्विसेज सेक्टर या फिर टर्शरी सेक्टर में, सर्विस सेक्टर या फिर सेकेंडरी सेक्टर में, इंडस्ट्रीज वगैरह में आप लेके जाओ। बेसिकली डाइवर्सिफिकेशन की जरूरत क्या है? डाइवर्सिफिकेशन की जरूरत यह है कि एक लिमिट से ज्यादा लाइवलीहुड के लिए सिर्फ फार्मिंग और एग्रीकल्चर पे आप डिपेंडेंट हो जाओ, ये सही नहीं है। क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर इतना बड़ा है नहीं कि वो सारे रूरल पीपल को लाइवलीहुड ऑप्शंस प्रोवाइड कर सके। सस्टेनेबल तरीके से एग्रीकल्चर हमारे देश की इतनी बड़ी आबादी के 50% लोगों को बहुत लंबे समय तक लाइवलीहुड प्रोवाइड नहीं कर सकता। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि लोगों को एग्रीकल्चर सेक्टर से निकाल के दूसरे सेक्टर में रीएकोमोडेट किया जाए, ताकि जो रिस्क फैक्टर्स है, जो रिस्क एक्सपोजर है, वो कम हो जाए। अब अगर आप इंडिया में एग्रीकल्चरल एम्प्लॉयमेंट की बात करो तो जो एग्रीकल्चरल एम्प्लॉयमेंट है वो इंडिया में खरीफ सीजन में कंसंट्रेटेड है। अब मैं आपको इसका मतलब समझ चाहता हूँ कि ये एग्रीकल्चरल एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज खरीफ सीजन में क्यों कंसंट्रेटेड होती हैं। देखिए, जो खरीफ का सीजन होता है वो मानसून से रिलेटेड होता है। जब बारिश होनी शुरू होती है मानसून की, तो उससे पहले बहुत पैनिक मोड में बहुत जल्दी जल्दी इनिशियली क्रॉप्स को सो करना पड़ता है, सोइंग होती है क्रॉप्स की। इसलिए एकदम से बहुत सारे लोगों की रिक्वायरमेंट होती है क्रॉप को सो करने के लिए। तो ये बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए होता है। राबी सीजन में ऐसा नहीं होता। राबी सीजन विंटर क्रॉप है। विंटर्स के समय पे ज्यादातर जगहों पे पानी नहीं बरसता है। साउथ इंडिया में चले जाइए, चेन्नई के कोस्ट वगैरह पे, साउथ इंडियन कोस्ट पे, वो भी ईस्टर्न साउथ इंडियन कोस्ट पे, तो वहां पे जरूर रिट्रीटिंग मानसून या फिर आप कह सकते हो कि नॉर्थ ईस्ट मानसून की वजह से आपका पानी बरस जाता है सर्दियों के टाइम में। बट ओवरऑल इंडिया में सर्दियों के समय पे पानी नहीं बरसता है। थोड़े बहुत वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के चलते राजस्थान, दिल्ली में पानी बरस जाता है, बट बाकी पूरे इंडिया में पानी नहीं बरसता है। इसीलिए राबी सीजन में पहले ही लोगों को पता होता है और ऑर्गेनाइज तरीके से वो अपने एग्रीकल्चर की सोइंग करते हैं, हार्वेस्टिंग करते हैं। इसलिए राबी सीजन के दौरान ज्यादा एम्प्लॉयमेंट नहीं प्रोड्यूस होता है। लेकिन खरीफ सीजन के दौरान एकदम से प्रोड्यूस होता है, जो कि मानसून सीजन आने से पहले पैनिक मोड में एकदम से बहुत सारे क्रॉप्स को सो किया जाता है। सब लोग, ये जो हमारा ये मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इसके प्रोडक्शंस का इंतजार कर रहे होते हैं। जैसे इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से कोई स्टेटमेंट आता है कि हाँ भाई, इस टाइम पीरियड से इस टाइम पीरियड में आप अपने क्रॉप सो कर लेते हो, तो एकदम से एग्रीकल्चर लेबर्स को हाई करके क्रॉप की सोइंग शुरू हो जाती है। इसीलिए कहा गया है कि यहाँ पे खरीफ सीजन के दौरान एग्रीकल्चर एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज बढ़ जाती है, और राबी सीजन के दौरान चीजें बहुत ऑर्गेनाइज्ड होती हैं। इसलिए आपकी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज उतनी नहीं होती हैं, और राबी सीजन के दौरान इरिगेशन फैसिलिटीज भी थोड़ी कम हो जाती हैं। इसलिए भी गेनफुल एम्प्लॉयमेंट मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि जब इरिगेशन फैसिलिटीज लिमिटेड है, तो जो क्रॉप्स की सोइंग और हार्वेस्टिंग होगी वो केवल उन जगह पे होगी जहाँ पे अल्टरनेटिव मीन्स ऑफ इरिगेशन मौजूद होगा। ठीक है भाई, ये सब बातें यहाँ पे बताई गई हैं। तो इन सब फैक्टर्स को ध्यान में रखने के लिए एग्रीकल्चर के फील्ड में जो एम्प्लॉयमेंट है वो जरूरी है कि वो दूसरे सेक्टर्स में एक्सपेंड किया जाए, ताकि गेनफुल एम्प्लॉयमेंट को पैदा किया जा सके और रूरल लोगों के लिए नई इनकम पैदा की जा सके, वो उनको पॉवर्टी से बाहर निकाला जा सके, दूसरी मुसीबत से बाहर निकाला जा सके, उनकी जो ये ओवर डिपेंडेंस है एग्रीकल्चर पे, ये खत्म हो। इसलिए जरूरी है कि अलाइड एक्टिविटी से फोकस किया जाए, नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट पे फोकस किया जाए, दूसरे अल्टरनेटिव्स ऑफ लाइवलीहुड ढूंढा जाए, सस्टेनेबल लाइवलीहुड को रूरल इलाकों में प्रोवाइड किया जाए। अगर आप एग्रीकल्चर की बात करोगे तो एग्रीकल्चर ऑलरेडी ओवर क्राउडेड है। बहुत बड़ा लेबर फोर्स का हिस्सा एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है, और एक्चुअल में एग्रीकल्चर में इतने लोगों की जरूरत है ही नहीं।
इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि लेबर फोर्स नॉन फॉर्म सेक्टर में घुसे, बट नॉन फॉर्म सेक्टर्स की भी कुछ प्रॉब्लम्स है। नॉन फॉर्म सेक्टर्स हाईली ऑर्गेनाइज्ड हैं, नॉन फॉर्म सेक्टर्स में हाईली स्किल्ड लोगों की ज़रूरत है, और गांव में रहने वाले ज़्यादातर लोग स्किल्ड नहीं हैं। एटलीस्ट जो फैक्ट्रीज में स्किल की ज़रूरत है उस पैरामीटर से तो स्किल्ड नहीं है। ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम है आपके नॉन फॉर्म इकोनॉमी में। आगे चलते हैं। फिर अगर आप बात की जाए तो अगर नॉन फॉर्म सेक्टर की बात करोगे तो नॉन फॉर्म सेक्टर possess dynamic linkages that permit healthy growth with others while others are in subsistence low productivity propositions। क्या बताया जा रहा है देखिए यहाँ पे, पूरा एक बार सेंटेंस पढ़ देता हूँ फिर से। नॉन फॉर्म इकोनॉमी हैज सेवरल सेगमेंट्स इन इट। तो भाई नॉन फॉर्म इकोनॉमी में कौन कौन से सेगमेंट्स हैं? जो भी अलग अलग सेगमेंट्स हैं नॉन फॉर्म इकोनॉमी में, उनमें से कुछ सेगमेंट्स तो भैया डायनेमिक लिंकेजेस रखते हैं दूसरे सेगमेंट्स के साथ, और उसमें जबरदस्त ग्रोथ हो सकती है, सब्सिस्टेंस हो सकता है, और कुछ में बहुत लो प्रोडक्टिविटी होती है। नॉन फॉर्म सेक्टर में जो डायनेमिक सब सेक्टर्स हैं उसमें आते हैं आपकी एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, लेदर इंडस्ट्री, टूरिज्म। ये सनराइज टाइप की इंडस्ट्रीज हैं। आगे आने वाले समय में ये इंडस्ट्रीज ग्रो करेंगी। अभी भी जो लोग इन इंडस्ट्रीज में स्किलफुल हैं वो अपने लिए अच्छे खासे मीन्स को पैदा कर पा रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी सेक्टर हैं नॉन फॉर्म सेक्टर्स में जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर कम है, ठीक है ना भाई। वो सेक्टर्स बहुत ज्यादा कन्वेंशनल है, पुराने दकियान उसी ख्यालातों पे काम कर रहे हैं, जैसे ट्रेडिशनल होम बेस्ड इंडस्ट्री लाइक पॉटरी, क्राफ्ट्स, हैंडलूम। रूरल इलाकों में इस प्रकार की जो चीजें हैं वो आज की डेट में उतनी नहीं चल रही हैं। जो मेजॉरिटी ऑफ रूरल वुमेन है उनको एम्प्लॉयमेंट कहाँ मिल रहा है? एग्रीकल्चर में मिल रहा है। ज्यादातर नॉन फॉर्म जो एक्टिविटीज हैं वहाँ पे मेन जॉब ढूंढते हैं। अगर आप बात करो मनरेगा की तो मनरेगा में वुमेन्स को काफी बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है भाई। तो अगर एग्रीकल्चर को हटा दिया जाए तो अभी के लिए गांव में जो सबसे बड़ा कह सकते हैं इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट है लोगों को नौकरी देने का, एम्प्लॉयमेंट देने का, वो है आपका मनरेगा। फिर बात करते हैं भाई एनिमल हस्बेंड्री की। अभी एनिमल हस्बेंड्री की बात की जाए तो एनिमल हस्बेंड्री में जब फार्मिंग कम्युनिटी क्रॉप उगाने के साथ साथ लाइव स्टॉक फार्मिंग में भी इन्वॉल्व हो जाए तो आप उसको बोलते हो एनिमल हस्बेंड्री। सिंपल है। तो कैटल रेयरिंग, गोट रेयरिंग, फाउल, ये सब जो वाइडली हेल्ड स्पेशीज हैं इनको रख के भी आप इनके थ्रू अपनी कमाई करने लगो तो आप क्या करोगे? आप एनिमल हस्बेंड्री कर रहे हो। अगर आप बात करो लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन की, अगर आप लाइफ स्टॉक के थ्रू, एनिमल हस्बेंड्री के थ्रू अपनी कमाई को बढ़ाने की कोशिश करते हो तो कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी वाला एलिमेंट मिलता है आपके इनकम को। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके पास 100-150 गोट्स हैं, कोई किसान जिसके पास 100-150 गोट्स हैं और वो राजस्थान के बीहड़, बिल्कुल आप कह सकते हो ड्राई इलाके में रह रहा है। तो जो थोड़ी बहुत बारिश हुई या जो थोड़ी बहुत हरा भरा मौसम आया, पानी की अवेलेबिलिटी है, उसने थोड़े बहुत क्रॉप्स पैदा किए। कभी कभी मान लीजिए एकदम ही ड्राई सीजन आ गया ना, तो वो अपने बकरियों से पैदा किए हुए मिल्क को बेच के पैसा कमा सकता है। फिर भाई मीट बिकता है बकरियों का, उससे पैसा कमा सकता है। तो क्या हुआ? इनकम में स्टेबिलिटी आई, फूड सिक्योरिटी आई, ठीक है ना भाई। तो एनिमल हस्बेंड्री से स्टेबिलिटी इन इनकम, फूड सिक्योरिटी, ट्रांसपोर्ट, फ्यूल एंड न्यूट्रिशन फॉर द फैमिली। कहीं ना कहीं अगर आपके पास जानवर हैं तो इन जानवर को आप ट्रांसपोर्ट के लिए यूज कर सकते हो। गधे खच्चर पे सामान लोड करके एक जगह से दूसरी जगह लेके जाया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार की बहुत सी चीजें, फ्यूल हैं, आपके पास गाय हैं और भैंसे हैं तो उसके कंडे पात के आप अपना फ्यूल बना सकते हो। उन फ्यूल को बायोडाइजेस्टर से इन ऑर्गेनिक मैन्योर में बदला जा सकता है। तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं, ठीक है ना। तो फैमिली के लिए न्यूट्रिशन, फैमिली के लिए इंक्रीज्ड इनकम स्टेबिलिटी, ये सब चीजें हो जाती हैं लाइफ स्टॉक सेक्टर से, ठीक है। तो अगर आप फार्मिंग सेक्टर को लाइफ स्टॉक सेक्टर से मिला देते हो, काफी फायदे हैं इस चीज के। तो आज के डेट में लाइफ स्टॉक सेक्टर अल्टरनेटिव लिवलीहुड ऑप्शंस प्रोवाइड करता है 70 मिलियन स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को, जिसमें लैंडलेस लेबर्स भी इंक्लूडेड है। 7 करोड़ स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को अल्टरनेटिव लाइवलीहुड का आप कह सकते हो चांस प्रोवाइड कर रहा है यहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर। उसके आगे बात की जाए तो भाई लाइव स्टॉक का डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया में देखा जाए, भाई 58% एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर या फिर आप कह सकते हो पोल्ट्री और लाइव स्टॉक सेक्टर जो है इंडिया में, उसका 58% पोल्ट्री को बिलोंग करता है। फिर कैटल और बफेलोस 24% है, शीप और गोट 16% है, पिग्स 6% और बाकी 1% है। 2000 का डाटा है ये, ओके। अभी 2000 के डाटा की बात की जाए तो इसमें ये जो आपका अदर वाला एलिमेंट है 1% वाला, इस अदर वाले 1% वाले एलिमेंट में क्या क्या आता है? तो अदर एनिमल्स में आते हैं ऊंट, कैमल्स, एसेस, हॉर्सेस, पोनीज एंड म्यूल्स। ये बहुत कम है।
इंडिया की अगर बात की जाए तो इंडिया के पास 300 मिलियन कैटल है, यानी 30 करोड़ कैटल है, जिसमें 10 करोड़ 80 लाख तो लगभग बफेलोस हैं। ये 2012 का डाटा है, ऑब्वियसली बात है इस डाटा में अब तक बहुत सारी बढ़ोतरी हो गई होगी, कैटल की क्वांटिटी आप कह सकते हो पॉपुलेशन इंडिया में बढ़ गई होगी। अगर आप बात करो तो इस कैटल के दम पे इंडिया की जो डेयरी सेक्टर की परफॉर्मेंस है वो पिछले 30 सालों में बहुत अच्छी हो गई। हमारे देश में 1951 से लेकर 2016 में जो मिल्क प्रोडक्शन हुआ है वो 10 गुना बढ़ा है, और ये जो ऑपरेशन फ्लड है जिसके चलते इनहेंस्ड मिल्क प्रोडक्शन हुआ है, और मिल्क प्रोडक्शन में जो लोग इन्वॉल्व है उनकी जो कमाइयां बढ़ी हैं वो इस ऑपरेशन फ्लड के चलते बनी, और इंक्रीज्ड कैटल पॉपुलेशन के चलते बनी है। ऑपरेशन फ्लड में क्या हुआ, ये एक ऐसा सिस्टम था जहां सारे फार्मर्स ने अपने मिल्क को पूल किया, उनके मिल्क को पहले सेग्रीगेट किया गया बेस्ड ऑन क्वालिटी। सेग्रीगेशन के बाद उस मिल्क को उसकी क्वालिटी और एंड प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोसेस किया गया, अर्बन सेंटर्स तक पहुंचाया गया कोऑपरेटिव्स के थ्रू। इन कोऑपरेटिव्स ने इंश्योर किया कि जो फार्मर्स अपना मिल्क पूल कर रहे हैं उनको प्रॉपर पैसा मिले, फाइनली इस मिल्क को आगे की तरफ बेचा जाए, और बीच में जो लोग भी इन्वॉल्व है उनकी तनख्वाह जो सैलरी वगैरह जाती है वो भी आए। तो इससे फार्मर्स को एक प्रॉपर दाम मिला कि भाई उन्होंने मिल्क दिया तो उनको पैसा मिला। कहीं ना कहीं मिल्क जो लोग मार्केट में अर्बन मार्केट में मार्केटिंग चेन के थ्रू सप्लाई कर रहे हैं उसके थ्रू प्रॉपर कमाई हुई, एक प्रॉपर दाम पे चीजें मार्केट में पहुंची। सबसे पहले इस चीज की जो सक्सेस स्टोरी थी गुजरात स्टेट से आई। गुजरात स्टेट से ये अमूल आपका शुरू हुआ, और बाद में गुजरात स्टेट के जो आप कह सकते हो सक्सेस प्लान है इसको बहुत सारे और स्टेट्स ने भी एम्यूलेट किया। तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान जैसे स्टेट्स में आज की डेट में गुजरात के मॉडल को कॉपी किया जाता है। मीट की बात करें, अच्छा मीट की बात करने से पहले मैं एक चीज आपके साथ और डिस्कस करना चाहूंगा जो कि थोड़ा पहले स्किप हो गई है। वापस आ जाते हैं इस ब्लॉक पे। तमिलनाडु वुमेन इन एग्रीकल्चर तनवा। देखिए तमिलनाडु वुमेन इन एग्रीकल्चर तनवा एक प्रोजेक्ट है जिसको तमिलनाडु में इनिशिएट किया गया। क्या काम है इस प्रोजेक्ट का, टू ट्रेन वुमेन इन लेटेस्ट एग्रीकल्चरल टेक्निक्स। लेटेस्ट एग्रीकल्चर टेक्निक्स में वुमेन्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। तो भैया वुमेन को बोलना कि आप आइए एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को रेस करने में पार्टिसिपेट करिए। वुमेन को बुला के उनको ट्रेनिंग दी जाती थी, एग्रीकल्चर एडवांस्ड एग्रीकल्चर टेक्निक्स उनको सिखाई जाती थी, और अगर एक वुमेन को एडवांस्ड एग्रीकल्चर टेक्निक आ जाएगी तो उसकी फैमिली की इनकम बढ़ेगी। इस तरीके की चीजें होती थी। एक ऐसा ही फार्म वुमेन ग्रुप था तिरुचिरापल्ली में जिसको अंथुइनामल नाम की वुमेन चलाती थी। यहाँ पे ट्रेन वुमेन सक्सेसफुली बना रही थी वर्मी कंपोस्ट, उनको बेच के पैसा भी कमा रही थी। बहुत सारे और फार्म वुमेन ग्रुप्स काम कर रहे हैं जो कि अपनी सेविंग्स बचाते हैं, उन सेविंग्स को मिनी बैंक की तरह एक माइक्रो क्रेडिट सिस्टम चलाते हैं। यानी उस पर्टिकुलर फार्म वुमेन ग्रुप में अगर किसी वुमेन को पैसे की जरूरत है तो उसको पैसा दे दिया जाएगा एक प्रॉपर रेट ऑफ इंटरेस्ट में, बाद में वो अपनी जरूरत के हिसाब से पैसा वापस कर सकती है। तो जिसको पैसा चाहिए उसको इस माइक्रो क्रेडिट के सिस्टम में पैसा भी मिल रहा है, साथ साथ जो इकोनॉमिक एक्टिविटी वो कर रहे हैं उसके थ्रू वो पैसा कमा भी रहे हैं। स्मॉल स्केल हाउस होल्ड एक्टिविटीज भी प्रमोट हो रही है, और लोकेशन के हिसाब से ये लोग अपनी हाउस होल्ड एक्टिविटी को भी चुनते हैं। तो मशरूम कल्टीवेशन में इन्वॉल्व हो सकते हैं, सोप के मैन्युफैक्चर में, डॉल मेकिंग में, या फिर कोई भी दूसरी इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी, वो टेलरिंग की जॉब हो सकती है, ठीक है ना, किसी भी चीज की जॉब हो सकती है। ठीक है, आगे चलते हैं, मीट पे आ जाते हैं जहां पे चीजें छोड़ी थी। क्या बोला जा रहा है, मीट, एग्स, वूल एंड अदर बाई प्रोडक्ट्स आर आल्सो इमर्जिंग एज इंपॉर्टेंट प्रोडक्टिव सेक्टर्स फॉर डाइवर्सिफिकेशन। अगर आप बात करो तो एनिमल हस्बेंड्री में पोल्ट्री है। अभी पोल्ट्री के साथ ऑब्वियस सी बात है यार, मीट तो देखिए जुड़ा ही हुआ है। भर भर के लोग चिकन और मटन दबाते हैं इंडिया में, मछली दबाते हैं, तो भाई मीट तो ऑब्वियस सी बात है एक ऐसा सेक्टर है जो भाई काफी प्रमोट किया जाता है। आप देखो फॉर एग्जांपल अगर आप में से कोई चिकन लवर होगा तो पोल्ट्री वाला चिकन खाते हैं सब लोग, ठीक है ना, जो फार्म से आता है। बहुत सारे लोग होते हैं जो फार्म वाला चिकन पसंद नहीं करते हैं, तो वो क्या करते हैं कि अगर आसपास कोई ऐसा पर्सन है जिसने मुर्गियां पाल रखी तो उससे मुर्गियां देसी खरीद लाएंगे जाके और उसको काट के खाएंगे। ठीक है भाई, तो इस प्रकार की चीजें, एग्स बेचना, वूल बेचना, ये भी अपने आप में एक इंडस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री में इनको भी डाइवर्सिफाई के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर बात करते हैं फिशरीज की। तो भाई फिशिंग कम्युनिटी पानी को अपनी माँ मानती है, प्रोवाइडर मानती है, ऑब्वियस सी बात है मानेगी। इसी पानी से इस फिशिंग कम्युनिटी को अपनी कमाई मिलती है। ये जो वाटर बॉडीज हैं जहाँ से फिश पकड़ी जाती है, इसमें समुंदर भी हो सकता है, ओशंस, रिवर्स, लेक्स, नेचुरल एक्वेटिक प्रॉन्स, स्ट्रीम्स सब हो सकते हैं। ये जो वाटर बॉडीज हैं दे आर एन इंटीग्रल एंड लाइफ गिविंग सोर्स फॉर फिशिंग कम्युनिटी।
फिशिंग कम्युनिटी के लिए ये वाटर बॉडीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिया में समय समय पे बजटरी एलोकेशंस बढ़ाए गए हैं और नए प्रकार की टेक्नोलॉजी को इम्बाइब किया गया है व्हेन इट कम्स टू फिशरीज, व्हेन इट कम्स टू एक्वाकल्चर। फिशरीज का डेवलपमेंट काफ़ी आगे आ चुका है। अगर आप बात करो तो इंडिया में जो फिश प्रोडक्शन है 65% फिश प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू टोटल वैल्यू ऑफ फिश, यानी कि फिश को प्रोड्यूस करने के बाद आपने मार्केट में बेचा और उससे जो पैसा मिला उस पैसे के हिसाब से 65% फिशेज आ रही है इनलैंड सोर्सेज से और 35% फिशेज आ रही है मेरीन सेक्टर से, सी और ओशन से। टोटल जो फिश प्रोडक्शन है इंडिया में दैट इज 0.9% ऑफ द टोटल जीडीपी। इंडिया में बात की जाए तो वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, केरला, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु ये मेजर फिश प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं इंडिया के। ठीक है, हमारे देश में ज़्यादातर जो फिश वर्कर फैमिलीज हैं वो गरीब हैं, अंडर एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, इनकी लो पर कैपिटा अर्निंग्स हैं, पर पर्सन जो कमाई है वो काफ़ी कम है। ठीक है ना, ये लोग फिशिंग सेक्टर तक ही इन्वॉल्व हैं, बहुत ही कम फिशिंग कम्युनिटी के लोग होते हैं जो फिशिंग सेक्टर से निकल के किसी और सेक्टर में नौकरी पा पाते हैं। इनके बीच में इलिटरेसी ज़्यादा है, गरीबी में दबे हुए हैं। तो ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम है जो आज की डेट में ये फिशिंग कम्युनिटी फेस कर रही है। ठीक है, वैसे तो अगर आप देखो तो वुमेन की अगर आप बात करो तो वुमेन एक्टिव फिशिंग में इन्वॉल्व नहीं है। एक्टिव फिशिंग का मतलब क्या होता है आपको पता होगा, ये फिशरमैन रात के 2 बजे निकल जाते हैं समुद्र में और सुबह 5-6 बजे लौट के आते हैं। तो जो मछली पकड़ने वाला काम है वो आदमी करते हैं, वो लेडीज करने नहीं जाती। लेकिन सुबह सुबह मच्छी मार्केट में मछली बेचती हुई आपको लेडीज ही नजर आएंगी। तो वुमेन की अगर आप बात करो तो एक्सपोर्ट मार्केटिंग में और इंटरनल मार्केटिंग में जो 60% इन्वॉल्वमेंट है वो वुमेन की है, इंटरनल मार्केटिंग में 40% इन्वॉल्वमेंट वुमेन की है। तो जब बेचने की बात आती है फिश को, चाहे आप एक्सपोर्ट के देश के बाहर बेचने के लिए बेच रहे हो, चाहे आप डोमेस्टिक मार्केट में बेचने की बात कर रहे हो, यहाँ पे वुमेन की इन्वॉल्वमेंट फिशरी सेक्टर में ज़्यादा है। सिंपल है फिशरी सेक्टर का, घर के मर्द जाके फिश पकड़ के लाएंगे और जो घर की औरतें हैं वो उस फिश को बेचती नजर आएंगी मार्केट में। तो यहाँ पे इस फिशरी सेक्टर में जो इन्वॉल्व लोग हैं उनको क्रेडिट फैसिलिटीज देने की जरूरत है और ये क्रेडिट फैसिलिटीज कोऑपरेटिव्स के थ्रू दी जा सकती है। यहाँ पे भी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बने फिशर वुमेन के लिए, जहाँ पे नहीं बने वहाँ पे बनाए जा सकते हैं। और जो सेल्फ हेल्प ग्रुप अच्छी तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं फिशर वुमेन के, उनकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को प्रोवाइड किया जा सकता है बैंकों के द्वारा। दिस इज वन वे जिससे इस फिशिंग सेक्टर को काफ़ी इवॉल्व किया जा सकता है। फिर बात करते हैं भाई हॉर्टिकल्चर की। हॉर्टिकल्चर का मतलब क्या है? फल उगाना, सब्जियां उगाना, ट्यूबर क्रॉप्स, फ्लावर्स, मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट्स, भाई मसाले, स्पाइसेस और प्लांटेशन क्रॉप्स। तो भैया हॉर्टिकल्चर की बात करो तो इंडिया में ज़बरदस्त डाइवर्स क्लाइमेट है, सॉइल कंडीशंस भी इंडिया की अच्छी है। तो भैया बहुत अलग अलग प्रकार के हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स इंडिया में पैदा किए जा चुके हैं, जितने भी अभी नाम लिए सब यहाँ पे पैदा किए जा सकते हैं। और ये जो क्रॉप्स हैं ये हमारे फूड में, ये हमारे न्यूट्रिशन में, ये हमको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हॉर्टिकल्चर सेक्टर की बात करो तो इट कंट्रीब्यूट्स 1/3 ऑफ द वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चरल आउटपुट एंड 6% ऑफ जीडीपी ऑफ इंडिया। तो टोटल एग्रीकल्चर आउटपुट का 1/3 आता है हॉर्टिकल्चर से और हमारे देश की 6% जीडीपी आती है हॉर्टिकल्चर से। इंडिया इमर्ज हो चुका है वर्ल्ड के में एज अ लीडर इन प्रोड्यूसिंग अ वैरायटी ऑफ फ्रूट्स, मैंगोज, बनानास, कोकोनट्स, कैशूनट्स, स्पाइसेस हमारी दुनिया भर में जानी जाती हैं। वी आर द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन द वर्ल्ड। अगर आप बात करो तो वो फार्मर्स जो हॉर्टिकल्चर सेक्टर में इन्वॉल्व हैं, बहुत सारे फार्मर्स के हालात काफ़ी इंप्रूव हो गए, हालांकि बहुत से के इंप्रूव नहीं भी हुए हैं, बट कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। बहुत सारे अंडर प्रिविलेज क्लासेस का जो रहने का तरीका है वो भी इस हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री की वजह से काफ़ी बेहतर हो गया, काफ़ी सुधर गया है। यहाँ पे देखिए, वुमेन इन रूरल हाउस होल्ड्स टेक अप बी कीपिंग एज एन एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी। फिर हार्वेस्टिंग के साथ साथ नर्सरी मेंटेनेंस, हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन, टिश्यू कल्चर, प्रोपोगेशन ऑफ फ्रूट्स एंड फ्लावर्स, फूड प्रोसेसिंग, ये सब भी कहीं ना कहीं ऐसे रिम्यूनरेटिव एम्प्लॉयमेंट ऑप्शंस हैं जहाँ पे औरतों को ठीक ठाक काम मिल सकता है। अगर आप लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन की बात करो तो लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन हमारी बहुत बड़ी है, नंबर्स नो डाउट बहुत बड़े हैं, लेकिन उनकी प्रोडक्टिविटी कम है। प्रोडक्टिविटी कम क्यों है? क्योंकि लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन को बहुत साइंटिफिक तरीके से आपको ब्रीड करना पड़ता है। जो बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसी, उन्होंने बहुत ही हाई वैरायटी, हाई ब्रीड्स ऑफ एनिमल्स को अपने यहाँ पे प्रमोट किया। इंडिया में भी हाई ब्रीड्स है, ऐसा नहीं कि हमारी जो इंडिजीनियस ब्रीड्स हैं वो अच्छी नहीं है, बट कहीं ना कहीं वो इंडिजीनियस ब्रीड्स भी रॉ फॉर्म में ज़्यादा बची नहीं है, और जो नई ब्रीड्स हैं कहीं ना कहीं वो वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स के हिसाब से अप टू द मार्क नहीं है।
तो ऐसा बोला जाता है कि इंडिया की लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की जरूरत है। इसके लिए वेटनरी केयर को अच्छा करना जरूरी है। स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स और लैंडलेस लेबर्स लाइफ स्टॉक के फील्ड में ज़्यादा काम कर पाए, इसलिए इनको क्रेडिट फैसिलिटी बैंकों की तरफ से लोन अवेलेबल कराना ज़रूरी है। सस्टेनेबल लाइवलीहुड ऑप्शंस होने चाहिए लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन के लिए। ये सब चीज़ें करानी बहुत ज़रूरी है। अगर आप बात करो तो इंडिया में ऑलरेडी फिशरीज का प्रोडक्शन बढ़ चुका है। ऐसा नहीं है कि हमारे देश में एग्रीकल्चर सेक्टर को, एनिमल हस्बेंड्री को, लाइफ स्टॉक को, फिशरीज को बढ़ाने के लिए कुछ किया नहीं जा रहा है, किया जा रहा है। केंद्र की सरकार कर रही है, राज्य की सरकार कर रही है। जिस लेवल पे किया जाना चाहिए उस लेवल पे नहीं हो पा रहा है। उसके रीजंस ऑब्वियस है। 140 करोड़ की आबादी का देश है, रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम आएगी। फिर जब बात होती है फिशिंग की तो कुछ और प्रॉब्लम्स भी हैं भाई। ओवर फिशिंग की प्रॉब्लम सुनने में मिलती है, वाटर पोल्यूशन की बात सुनने में मिलती है। ओके, तो अगर पॉल्यूट है वाटर तो वहाँ पे जो फिश कैच आएगी वो फिश कैच ऑब्वियसली बात अच्छी नहीं होगी। तो वाटर के पॉल्यूशन एक मेजर मुद्दा यहाँ पे निकल के आता है, उसको सॉल्व करना जरूरी है। किसी एक जगह पे एक्सेसिव अमाउंट में अगर फिश पकड़ी जा रही है तो आगे आने वाले समय में वहाँ पे फिश कैच कम हो जाएगा। तो ज़रूरी है कि साल के कुछ समय पे उस पर्टिकुलर पानी को खाली छोड़ा जाए ताकि वहाँ पे फिश नेचुरली फिर से ब्रीड कर सके, वहाँ फिश खत्म ना हो जाए। समझ गया बात को। फिर भाई जो वेलफेयर प्रोग्राम है फिशिंग कम्युनिटी के लिए, उनको कुछ इस प्रकार से आपको रीअरेंज करना है कि लॉन्ग टर्म गेन्स मिले फिशिंग करने वाले लोगों को, उनके लाइवलीहुड सस्टेनेबल हो। तो भाई फिशरीज हो गया, लाइव स्टॉक हो गया, हॉर्टिकल्चर हो गया, ये सब कहीं ना कहीं सस्टेनेबल लाइवलीहुड ऑप्शंस की तरफ उभरे हैं। हॉर्टिकल्चर ने यहाँ पे खासा प्रोग्रेस की है। ठीक है भाई, हॉर्टिकल्चर के रोल को अगर आपको बढ़ाना है तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा उसमें। हालांकि इन्वेस्टमेंट तो आपको लाइफ स्टॉक में, एनिमल हस्बेंड्री सब में करना पड़ेगा। हॉर्टिकल्चर के लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी और मुहैया करानी पड़ेगी। रूरल इलाकों में कोल्ड स्टोरेज सिस्टम्स होने चाहिए, मार्केट लिंकेजेस होने चाहिए, स्मॉल स्केल प्रोसेसिंग यूनिट्स, टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट, डिसेमिनेशन, ये सब चीज़ें यहाँ पे होने की ज़रूरत है। फिर बात करते हैं अदर अल्टरनेट लाइवलीहुड ऑप्शंस। भाई एग्रीकल्चर की फील्ड में हमने देखा कि सबको इम्बाइब नहीं किया जा सकता, तो ठीक है भाई, सबको इम्बाइब नहीं किया जा सकता तो दूसरी जगह लेके जाओ। तो दूसरे अल्टरनेट लाइवलीहुड ऑप्शन क्या है हमारे पास? एक सेक्टर निकल गया था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर ने इंडियन इकोनॉमी के बहुत से और सेक्टर्स को रेवोल्यूशनाइज कर दिया। फूड सिक्योरिटी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करने में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है 21वीं शताब्दी में। भाई देखिए, गवर्नमेंट्स प्रेडिक्ट कर सकती हैं एरियाज ऑफ फूड इनसिक्योरिटी एंड वल्नरेबिलिटी। ठीक है, अप्रोप्रिएट सॉफ्टवेयर, आईटी बेस्ड सॉफ्टवेयर टूल्स का, आईटी बेस्ड इंफॉर्मेशन का प्रयोग करके कहाँ कहाँ पे फूड इनसिक्योरिटी है, कहाँ कहाँ पे वल्नरेबिलिटी है, इसको प्रिवेंट किया जा सकता है। ताकि भाई एक ऐसी सिचुएशन ना आ जाए जहाँ पे हमारे पास लाइवलीहुड की ऐसी इमरजेंसी आ जाए जिसको सॉल्व भी ना किया जा सके। एग्रीकल्चर सेक्टर में देखिए सीधे सीधे तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जॉब प्रयोग नहीं कर सकती। तो मैं आपको एक बात और बता दूं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी देश के सारे यूथ को जॉब भी नहीं दे सकती, लेकिन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वो ट्रेंड्स बता सकती है। खासकर अगर आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ जोड़ दो, वो ट्रेंड्स बता सकती है जो कि बाकी सेक्टर्स को सस्टेनेबल होने में मदद करेगा। तो एग्रीकल्चर सेक्टर की बात कर लीजिए, किसी और सेक्टर की बात कर लीजिए, यहाँ पे इंफॉर्मेशन बहुत मैटर करती है। और ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर की टेक्नोलॉजीज और एप्लीकेशंस हमको वो एडवांस इंफॉर्मेशन अवेलेबल करा सकता है। ये हमको मार्केट प्राइसेस के बारे में बता सकता है, वेदर और सॉइल कंडीशंस के बारे में बता सकता है। तो आईटी सिस्टम खुद से तो चेंज नहीं कर रहे हैं, बट दे आर एक्टिंग एज अ कैटलिस्ट, दे आर एक्टिंग एज अ टूल। ये क्रिएटिव पोटेंशियल और नॉलेज को बता रहे हैं। किसी भी एक दूसरे फील्ड में क्या पोटेंशियल है, उसका क्या नॉलेज आप कह सकते हो मैनिफेस्टेशन है, उसको बताने की कोशिश कर रहे हैं ये आईटी सिस्टम्स। ठीक है भाई, फिर आईटी सिस्टम्स में देखिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो सकता है, रूरल एरियाज में लिमिटेड तरीके से होगा बट हो सकता है, और कहीं ना कहीं आईटी को डेवलप करने की कोशिश भी की जा रही है। अर्बन इलाके में तो नो डाउट हम लोग आईटी में बहुत आगे निकल गए हैं। रूरल इलाके में आईटी सेक्टर बहुत ज़्यादा अभी की डेट में एम्प्लॉयमेंट पैदा नहीं कर पाया, हो सकता है आगे आने वाले समय में पैदा कर ले। फिर बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की और ऑर्गेनिक फार्मिंग की। रिसेंटली भाई एक और कंसर्न निकल के आया। कंसर्न ये है कि नॉर्मल कन्वेंशनल मेथड से जो प्लांट्स पैदा किए जाते हैं, जो क्रॉप्स पैदा की जाती हैं, उसमें केमिकल बेस्ड फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स होते हैं, और इनका हमारी हेल्थ पे क्या इफेक्ट है ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, हम सबको पता है। जो कन्वेंशनल एग्रीकल्चर होता है वो केमिकल फर्टिलाइजर और टॉक्सिक पेस्टिसाइड्स पे डिपेंड होता है। ये केमिकल फर्टिलाइजर्स और टॉक्सिक पेस्टिसाइड्स जब हमारी फूड सप्लाई में एंट्री मारते हैं
तो कहीं ना कहीं वो वाटर सोर्सेज में घुस सकते हैं, सॉइल को खराब कर सकते हैं, नेचुरल इकोसिस्टम्स को डिवास्टेट कर सकते हैं। इस प्रकार की प्रॉब्लम हो सकती हैं कहाँ पे, कन्वेंशनल एग्रीकल्चर से। तो भाई क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे एग्रीकल्चर को इको फ्रेंडली किया जा सके, सस्टेनेबल किया जा सके? बिल्कुल है, और इस इको फ्रेंडली तरीके को आप बोलते हो ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो बेसिकली इन शॉर्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है? ऑर्गेनिक फार्मिंग एग्रीकल्चर एक ऐसा फार्मिंग का सिस्टम है जिससे इकोलॉजिकल बैलेंस को आप मेंटेन कर सकते हो। सीड्स आप इंडिजिनियस प्रयोग कर सकते हो, नई वैरायटी ऑफ सीड्स लाने की जरूरत नहीं है, तो पेस्ट अटैक भी यहाँ पे कम हो जाएंगे। ठीक है भाई, आपको बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स भी डालने की जरूरत नहीं है। तो एंड में जो फूड आपके सामने टेबल पे आएगा वो ज़्यादा हेल्दी होगा। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर बेनिफिट्स हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के, तो कुछ डिसएडवांटेज भी हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के, कुछ तो थोड़ी देर में आते हैं। एक स्कीम मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा, संसद आदर्श ग्राम योजना SAG, एडॉप्शन ऑफ अ विलेज बाय पार्लियामेंटेरियंस। अक्टूबर 2014 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नई स्कीम निकाली, संसद आदर्श ग्राम योजना। इस स्कीम के अंदर जो मेंबर ऑफ इंडिया पार्लियामेंट है वो क्या कर सकते हैं कि वो आइडेंटिफाई करेंगे अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक विलेज को, और फिर वो उस विलेज को डेवलप करेंगे, और ये पार्लियामेंटेरियंस इस विलेज को एज अ मॉडल विलेज डेवलप करेंगे बाय 2016। और 2 और विलेजेस ये लोग आइडेंटिफाई करेंगे और उसको एज अ मॉडल विलेज डेवलप करेंगे बाय 2019। तो इस प्रकार से ओवरऑल 2500 विलेजेस को आप मॉडल विलेजेस में कन्वर्ट कर सकते हो। जो विलेजेस चुने जाने थे उनकी आबादी होनी चाहिए, अगर प्लेन का विलेज है तो 3000 से 5000 की, और अगर हिल्स का विलेज है तो 1000 से 3000 की। यहाँ पे ये ध्यान देना होगा कि जो उस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का खुद का विलेज है, या उस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जो भी वाइफ या हस्बैंड है उसका विलेज इसमें नहीं आना चाहिए। तो इसके लिए MPs विलेज डेवलपमेंट प्लान को बनवाएंगे, विलेजेस को मोटिवेट करेंगे कि आप अलग अलग प्रकार की एक्टिविटीज लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए, हेल्थ, न्यूट्रिशन और एजुकेशनल पैरामीटर्स को आगे लेके आइए। 24 अक्टूबर 2014 को ये छपा था, हालांकि उस लेवल पे इम्प्लीमेंट हुआ जिस लेवल पे यहाँ पे लिखा है, इस बात पे बहुत डाउट है। फिर आप बात करो ऑर्गेनिक फूड की, तो देखिए ऑर्गेनिक फूड की पॉपुलैरिटी दुनिया भर में बढ़ रही है। सब लोग चाहते हैं कि भाई हम साफ खाना खाएं, केमिकल फर्टिलाइजर वाला खाना ना खाएं, पेस्टिसाइड वाला खाना ना खाएं, भाई हमारा खाना एकदम साफ हो। अगर आप बात करोगे तो दुनिया भर की कंट्रीज कोशिश कर रही है ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर जाए। ओवरऑल अगर टोटल एग्रीकल्चर की बात की जाए तो 10% फूड सिस्टम अभी ऑर्गेनिक सिस्टम के अंदर है। लेकिन अगर आप बात करो तो मेजॉरिटी अभी ऑर्गेनिक सिस्टम के बाहर ही है। बहुत सारे रिटेल चेन और जो सुपरमार्केट हैं उनको ग्रीन स्टेटस भी मिल चुका है, क्योंकि वो ऑर्गेनिक फूड भेजते हैं। लेकिन अब ऑर्गेनिक फूड में देखिए फर्जीवाड़ा भी बहुत है। अब एक पैकेट के ऊपर लिखा है कि ऑर्गेनिक तरीके से उगाया गया है, आप कैसे वेरीफाई करोगे कि ऑर्गेनिक तरीके से उगाया गया है? यहाँ पे बात ट्रस्ट किया जाती है, तो सरकार का रेगुलेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर भाई अगर ऑर्गेनिक फूड की बात की जाए तो ऑर्गेनिक फूड के दाम भी ज्यादा होते हैं। जो कन्वेंशनल दाम होंगे ना चीजों के, उससे 10 से 100% दाम ज्यादा होते हैं ऑर्गेनिक फूड के। तो यहाँ पे फर्जीवाड़ा बहुत तगड़ा हो सकता है। मतलब कोई एक आदमी अगर आपको बेवकूफ बना रहा है तो हो सकता है 50 रुपए किलो वाली दाल को आपको 400 रुपए प्रति केजी में बेच दे, और आप खरीदोगे ये सोच के कि भाई ये तो ऑर्गेनिक दाल है, जबकि हो सकता है वो ऑर्गेनिक ना हो। तो ऐसे कुछ लोग तो बिलियनियर ट्रिलियनियर बन जाएंगे, और आप सोच रहे होगे कि आप तो भैया ऑर्गेनिक खाना खा रहे हो। तो सरकार का रेगुलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है व्हेन इट कम्स टू ऑर्गेनिक फार्मिंग। बेनिफिट्स की बात की जाए ऑर्गेनिक फार्मिंग के, तो भाई ऑर्गेनिक फार्मिंग ऑफर्स अ मींस टू सब्स्टिट्यूट कॉस्टली एग्रीकल्चर इनपुट्स। जो नॉर्मल कन्वेंशनल एग्रीकल्चर होता है वहाँ पे हाई यील्डिंग वैरायटी की सीड्स इस्तेमाल की जाती हैं, केमिकल फर्टिलाइजर इस्तेमाल किया जाता है। इन सब चीज़ों का कोई भी प्रयोग नहीं किया जाता ऑर्गेनिक फार्मिंग में। ऑर्गेनिक इनपुट्स प्रयोग किए जाते हैं। ये ऑर्गेनिक इनपुट सस्ते होते हैं, किसी भी प्रकार के केमिकल, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो अभी से बात है वो खर्चे भी कम हो जाते हैं, खर्चे भी कम होते हैं, और कहीं ना कहीं ऐसा बोला जाता है कि भाई पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड नहीं डाले हैं तो खाना भी थोड़ा सा स्वच्छ होगा। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर से एक और अच्छी बात है कि भाई दुनिया भर में जो ऑथेंटिक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत डिमांड में है, तो आप उनको एक्सपोर्ट करके फॉरेन एक्सचेंज भी कमा सकते हो। ऑर्गेनिकली ग्रोन प्लांट्स की दुनिया भर में डिमांड है। फिर आप देखोगे कि दुनिया भर की कंट्रीज बोल रही हैं कि जो खाना ऑर्गेनिकली उगाया गया उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू वो खाने से जो कि केमिकली उगाया गया उससे बहुत ज्यादा है। ये बात भी हमको पता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में लेबर इनपुट ज्यादा लगता है। ठीक है, तो कन्वेंशनल फार्मिंग में जितनी लेबर की जरूरत है उससे ज्यादा ऑर्गेनिक फार्मिंग में लेबर की जरूरत है। लेकिन इंडिया के लिए अच्छी बात है, क्योंकि हमारे पास लेबर ही तो ज्यादा है।
तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो ऑर्गेनिक फार्मिंग हमारे लिए एक अट्रैक्टिव प्रोपोजिशन है। और जो प्रोड्यूस होता है वो पेस्टिसाइड फ्री होता है, इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल तरीके से उगाया गया होता है, तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आगे बात करते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग को अगर पॉपुलराइज करना है तो अवेयरनेस लानी पड़ेगी, विलिंगनेस लानी पड़ेगी। पहली बात तो फार्मर्स को इसको अडॉप्ट करना चाहिए इस टेक्नोलॉजी को, और अगर फार्मर्स अडॉप्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं भैया फार्मर को एक एश्योरेंस भी देनी पड़ेगी कि हाँ भाई ठीक है हम उगा रहे हैं तो हमारा प्रोडक्ट बिकेगा, ये एश्योरेंस चाहिए फार्मर्स को। नहीं तो इतना आप कह सकते हो कम पैसा लगा के ज्यादा समय लेके आप क्रॉप को इतने महीनों बाद उगाओ और प्रॉपर उसके पैसे भी नहीं लगे तो कोई मतलब नहीं है। लेकिन इंडिया में इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर है व्हेन इट कम्स टू ऑर्गेनिक फार्मिंग। फिर जो भी ऑर्गेनिक फार्मिंग के थ्रू आप पैदा कर रहे हो उनकी मार्केटिंग, ये भी एक बहुत बड़ा मेजर कंसर्न है, आप कह सकते हो यहाँ पे। तो इन सब चीजों को एड्रेस करने की जरूरत है। एक अप्रोप्रिएट एग्रीकल्चरल पॉलिसी चाहिए अगर आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग को इंडिया में प्रमोट करना है। ठीक है भाई, फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग में जो ईल्ड आती है वो मॉडर्न एग्रीकल्चर फार्मिंग से कम है। तो प्रति हेक्टेयर अगर 1000 टन या 1000 टन तो नहीं 1000 किलो अगर आप वीट पैदा कर रहे हो तो सकता है ऑर्गेनिक फार्मिंग में केवल 600 किलो पैदा हो या 500 किलो पैदा हो। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक फार्मिंग के अगर बेनिफिट्स हैं तो इसके नुकसान भी हैं। तो जब तक इसको एक्टिव सपोर्ट नहीं मिलता सरकार की तरफ से, एक्सटर्नल एजेंसी की तरफ से, तब तक आप इसको प्रोएक्टिवली परस्यू नहीं कर सकते। ऑर्गेनिक फार्मिंग के रिस्पेक्ट में केस स्टडी दी गई है। ऑर्गेनिक प्रोड्यूस कॉटन इन महाराष्ट्र। 1995 में किसान मेहता ये प्रकृति एनजीओ के साथ इन्वॉल्व थे। इन्होंने ये बोला कि भाई कॉटन नाम का ये जो क्रॉप है जो कि उगाने में केमिकल पेस्टिसाइड्स का बहुत इस्तेमाल किया जाता है, एक काम करते हैं कॉटन को ऑर्गेनिकली उगाओ। अभी जैसे ही किसान मेहता प्रकृति एनजीओ के थे, इन्होंने बोला कि कॉटन को ऑर्गेनिकली उगाओ। तो उस समय पे जो डायरेक्टर थे ऑफ द सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉटन रिसर्च नागपुर के, उन्होंने बोला कि क्या चाहते हो भाई, इंडिया नंगा हो जाए। कहने का मतलब ये है कि इंडिया के जो कॉटन फार्मर्स हैं अगर वो ऑर्गेनिक कॉटन उगाने लग गए तो पहली बात तो ऑर्गेनिक कॉटन के उनको उतने दाम मिलेंगे नहीं, ऑर्गेनिक कॉटन को उगाने में टाइम बहुत लगेगा, तो इनकी तो पूरी कमाई बंद हो जाएगी, तो ये खाएंगे क्या। समझ गया बात को। तो यहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग के डिसएडवांटेजेस नजर आ जाए। इन डिसएडवांटेजेस को आप तभी हटा सकते हो अगर गवर्नमेंट प्रोएक्टिवली मदद करे। तो अभी की बात करें तो as many as 130 farmers have committed 1200 hectares of land to grow cotton organically on International Federation of Organic Agriculture Movement Standards। अभी के लिए भाई हमारे देश के 130 फार्मर्स थे जिनके पास 1200 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड है, उस पर कॉटन को ऑर्गेनिकली उगाने की बात कही है। ये जो कॉटन ऑर्गेनिकली प्रोड्यूस हुआ इसको जर्मन एक्रेडिटेड एजेंसी एग्रेको ने टेस्ट किया और पता करा कि भाई ये हाई क्वालिटी का है। किसान मेहता जी का यहाँ पे ये भी बोलना है कि भाई हमारे देश में जो 78% किसान है, 78% इंडियन फार्मर सिर्फ मार्जिनल फार्मर्स हैं, इनके पास 0.8 हेक्टेयर से कम का लैंड है। लेकिन अगर इस पूरे लैंड को मिला दो तो ये 20% ऑफ द इंडियाज कल्टीवेबल लैंड बन जाता है। तो इनका ये भी बोलना है कि ऐसे छोटे फार्मर्स के लिए ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर प्रॉफिटेबल होगा। क्यों? क्योंकि इतने छोटे फार्म पे जब ये लोग ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर करके कोई चीज उगाते हैं तो बाद में उसको ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बोल के ये ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। इससे इनके फील्ड्स भी अच्छे आएंगे क्योंकि इनको फालतू के फर्टिलाइजर ज्यादा डालने नहीं पड़ेंगे। ठीक है, ट्रेडिशनल सीड्स डालेंगे ये लोग, तो टाइम जरूर लगेगा प्रोडक्ट को उगाने में, बट वो कंपनसेट इस बात से हो जाएगा कि उस चीज का मार्केट में दाम ज्यादा होगा। बट जरूरी है कि मार्केट में दाम ज्यादा मिलना चाहिए। और एग्रीकल्चरल मार्केटिंग हमारे लिए कितना बड़ा मुद्दा है ये इससे पहले वाली वीडियो में मैं आपसे बात कर चुका हूँ। ठीक है भाई, तो ये सब बातें यहाँ पे बोली गई हैं। ओवरऑल हमारे स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स के साथ रिलेटेड में एक बार प्रॉब्लम और बताई गई है। हमारे स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स के सामने एक चीज रहती है कि भाई इनके पास जो जमीन है वो बहुत छोटी है, उस जमीन पे ये लार्ज स्केल प्रोडक्शन तो कर नहीं सकते, छोटा मोटा प्रोडक्शन कर सकते हैं। और छोटे मोटे प्रोडक्शन में ये लोग जल्दी प्रोडक्शन करना चाहते हैं, एक साल में 2 क्रॉप्स उगाना चाहते हैं ताकि ज्यादा बेच के ज्यादा पैसा कमा सके। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग इनके सामने एक सस्टेनेबल आउटपुट नहीं है जब तक सरकार से प्रोएक्टिवली मदद ना मिले। ऑर्गेनिक प्रोड्यूस की एक और बात है कि इनकी शेल्फ लाइफ कम होती है। एक सेब जो कि आपने कन्वेंशनल फार्मिंग से उगाया है और जो ऑर्गेनिक फार्मिंग से उगाया है, ऑर्गेनिक फार्मिंग वाला सेब जल्दी खराब हो जाएगा, ये एक प्रॉब्लम है। ऑफ सीजन क्रॉप्स को आप ऑर्गेनिक फार्मिंग में जल्दी उगा नहीं सकते, ये एक प्रॉब्लम है। ठीक है ना भाई। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो करता है एग्रीकल्चर का, लेकिन इसके बहुत से डिसएडवांटेजेस हैं व्हेन इट कम्स टू कन्वेंशनल एग्रीकल्चर। यील्ड कम है, समय ज्यादा लेता है पैदा होने में, ठीक है, महंगा बिकता है, महंगा होगा तो जल्दी बिकेगा नहीं मार्केट में, इस प्रकार की चीजें।
तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की लेकिन डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट में मांग भी बढ़ गई है। तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को अगर आपको प्रमोट करना है तो एक काम करो, पहले तो आप इसकी डिमांड को एसेस करो, इसकी एक प्रॉपर सप्लाई चेन डेवलप करो और प्री ऑर्डर्स को प्लेस करो। यहाँ भाई इतने ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स तो चाहिए ही चाहिए, पैदा करो और फार्मर्स को आप एश्योरेंस दो कि भाई इतने का तो तुमको पैसा मिलेगा ही मिलेगा। इसी तरीके से फार्मिंग मेथड्स के थ्रू ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ाया जा सकता है। कंक्लूजन देखा जाए, क्या बोला जा रहा है? इट इज क्लियर दैट until and unless some spectacular changes occur, rural sector might continue to remain backward. कहीं ना कहीं हमारा रूरल सेक्टर बैकवर्ड है, ये आगे भी बैकवर्ड रहने वाला है। कुछ एक्सेप्शनल चीजें हमको यहाँ पे करनी पड़ेंगी। एक्सेप्शनल चीजें कैसे करनी पड़ेंगी भाई? रूरल इलाकों में आपको डाइवर्सिफिकेशन करना पड़ेगा, डेयरिंग, पोल्ट्री, फिशरीज, वेजिटेबल, फ्रूट, इन सब चीजों को इवॉल्व करना पड़ेगा सेक्टर्स को। रूरल प्रोडक्शन सेक्टर्स को अर्बन और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स के साथ जोड़ना पड़ेगा ताकि हमारे किसानों को ज्यादा पैसा मिल सके उनके पैदावार का। इंफ्रास्ट्रक्चर एलिमेंट्स को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, क्रेडिट और मार्केटिंग को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, फार्मर फ्रेंडली एग्रीकल्चर पॉलिसीज डेवलप करनी पड़ेंगी। ठीक है भाई, इस प्रकार की चीजें करनी पड़ेंगी, तभी इस सेक्टर का फुल पोटेंशियल मीट किया जा सकता है। ठीक है भाई, आज की डेट में इन्वायरमेंट को, रूरल डेवलपमेंट को आप दो अलग अलग सब्जेक्ट्स की तरह नहीं देख सकते, इसलिए जरूरी है कि इन्वेंट किया जाए और प्रोक्योर किया जाए अल्टरनेट सेट्स ऑफ इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज, जिससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो आगे आने वाले समय में अलग अलग सर्कमस्टांसेस में। हर रूरल कम्युनिटी अपने लोकलाइज्ड इन्वायरमेंटल कंडीशंस के हिसाब से चुन सकती है कि भाई उसको कौन से फील्ड में एंट्री मारनी है, और उसके हिसाब से ही सरकार को वहां पे पॉलिसीज इजाद करनी चाहिए। इसके लिए बेस्ट तरीका ये है कि जो लोकल लेवल की डेमोक्रेटिक पॉलिटी हमारी, तो भाई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैं, जो पंचायत है, इनको प्रोएक्टिवली सामने आना चाहिए। ठीक है भाई, तो ये चीजें हैं। तो आई होप आपको इस चैप्टर में काफी कुछ सीखने को मिला हो दोस्तों। यहाँ पे इसका रैकैप दिया हुआ है, बट रिकैप में क्या ही बात करूँ, ऑलरेडी मैं आपसे बहुत ज्यादा, जितना ज्यादा एक्सटेंसिव तरीके से हो सकता है उतना ज्यादा एक्सटेंसिव तरीके से मैंने इस चैप्टर को आपके साथ डिस्कस किया है। अपने व्यू पॉइंट्स आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। ऑलमोस्ट 37 मिनट की वीडियो बनी है, तो अगर अब तक आपने इस वीडियो को देख लिया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा, एक कमेंट डाल के जाइएगा तो मुझे पता चल जाए कि आप एंजॉय कर रहे हो इस प्रकार के वीडियोस को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।